तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई हरियाणा में कोई भी मुद्दा हो और बेशक आपकी सरकार से टकराव हो और बेशक आपका किसी से टकराव हो, कितना ही संगीन मामला क्यों ना हो, भले ही आपने यूं लगता हो बात आते जा चुकी है, तो हिसार में बैठे एडवोकेट मनोज कुश जी हमारे साथ। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार जी। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ सर, बिल्कुल। सर आपकी बहुत सारी चीजें पता लगी भाई, नौकरी का मामला हो, चाहे मारधाड़ लड़ाई झगड़े का मामला हो, किसी भी प्रकार के मुद्दे को लेके जब आपके पास आए हैं, आपकी पंचायती भी देखी है यहाँ पे और कोर्ट में भी मैंने आपकी जिरह होते हुए देखा है। अक्सर मैं एक बात कहा करूं, रणदीप सुरजेवाला जी जो कैथल से विधायक होते थे, अब उनके पुत्र विधायक हैं, तो जब उनकी कोर्ट में जिरह होती थी तो लोग देखने जाते थे भाई शानदार एडवोकेट हैं जी। आज जब मैं ये देखता हूं कि मनोज कुश की जिरह हो रही है जज साहब के साथ और कोर्ट परिसर में किस तरीके का माहौल होता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है। तो मनोज कुश जी के पास बैठे हैं और बहुत सारी चर्चाएं मात्र केस से रिलेटेड नहीं, न्याय से रिलेटेड भी, और ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकता है हमारे वकील साहब कहते हैं कि यार ये सवाल तो कभी नहीं आए आज तक इंटरव्यू में, और आज वो सवाल। और मैं न्याय को न्याय की तरीके से देखता हूँ, कोर्ट को न्याय की मूर्ति मानता हूँ, कोई भेदभाव नहीं मैं रखता, पहले बता देता हूँ। और फिर भी कुछ शंकाएं हैं, शंकाओं के वश में होकर के मैं कुछ सवाल एडवोकेट साहब से पूछूंगा और देखते हैं। लेकिन इंटरव्यू ऐसा कि आपने कभी ऐसे सवाल नहीं सुने होंगे, लेकिन आपके दिमाग में चलते जरूर होंगे। तो बात करते हैं। सर रेडी? बिल्कुल, मैं रेडी हूं सर। अभी तक तो आप ही पक्ष विपक्ष से सवाल करते हैं, आज मेरी बारी। तो क्या सच में न्याय मिलता है? देखो, सिर्फ सोच क्या होती है, दो पार्टीज होती हैं कहीं पे भी जाते हैं जी। एक पक्ष में होता है, एक विपक्ष में होता है जी। देखो, दो पार्टी को सेटिस्फाई करना किसी जज का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दोनों पार्टी कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। अब आती है कि भी एक पार्टी तो जीतेगी, एक हारेगी। अगर जो जीतती है वो तो सोचता है कि मुझे न्याय मिल गया, लेकिन जो हारता है ना, वो हमेशा माइंड में एक ही चीज लेके जाता है कि भी मुझे न्याय नहीं मिला, जज साहब ने मेरे साथ अन्याय किया है। तो इसीलिए क्या चीज है, हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है ना, उसने एक अपील का, रिवीजन का क्या दिया हुआ है, एक पैटर्न दिया हुआ है। अगर कोई पार्टी डिससेटिस्फाई होती है या वो ये देखती है मुझे एज पर माई ओपिनियन और मेरे कंसेप्ट के हिसाब से मुझे क्या है न्याय नहीं मिला, तो वो अपील में जा सकती है। और जहां तक न्याय की बात है, वो न्याय का जो कंसेप्ट है वो पार्टी टू पार्टी वेरी करता है। आपके लिए वो न्याय हो सकता है, हर दूसरे के लिए अन्याय हो सकता है। तो मैं इसके ऊपर डायरेक्ट कमेंट ना करके मैं चाहूंगा केस की तय पे, अगर वो केस रियल में, देखो क्या होता है, मैं आपको दो तीन चीजें बताऊं जी। जो क्राइम करता है, जैसे मैं ज्यादातर केसेस हमारे पास क्राइम के ही लेता हूं मैं, जो क्राइम करता है ना, तो उसे पता होता है कि मैंने ये कांड किया है, ये क्राइम किया है, लेकिन फिर भी वो क्या उम्मीद लगा के बैठता है, मुझे भगवान क्या करे, जज साहब मुझे बरी कर दे। अंतरात्मा को पता है कि मुझे न्याय मिलेगा या अन्याय। तो मैं इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर यही है कि भाई जो पार्टी होती है ना, उसे अंदर से पता होता है, वकील को भी पता होता है, जब वो केस लड़ रहा होता है ना जी, उसको पता है कि भी मेरे जो वो अपना क्लाइंट है उसने ये क्राइम किया है। लेकिन हम सिर्फ क्या करते हैं, प्रोसीजर लिकुनास जो होते हैं या टेक्निकल चीजें हैं या अथॉरिटीज होती है, उन बेसिस के ऊपर केस लड़ते हैं, फैक्ट्स के ऊपर लड़ते हैं कि किन सर्कमस्टांसेस में इसने ये क्राइम किया होगा। वो सारी चीजें रहती हैं। जहां तक न्याय की बात है, तो न्याय ये एक सब्जेक्टिव टर्म है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसे ऑब्जेक्टिव आप समझते हो कि भी 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन क्या चीज है, सब्जेक्टिव की जहां बात होती है, आप उसको दूसरे एंगल से सोचेंगे, मैं दूसरे एंगल से सोचूंगा। तो यहां सिर्फ डिपेंड करता है पार्टी क्या सोचती है, तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है उसको न्याय दिख रहा है या अन्याय दिख रहा है। ओके, तो भाई हमारे मनोज जी हंस पड़े, तो कुछ लोचा जरूर है क्योंकि अच्छा चलो आप एक बात बताएं। हाँ जी। एक भाई हमारा ग्रेजुएशन लॉ करके निकला जी, आज उसके 4 साल 3 साल पूरे हुए और उसने आपके कोर्ट में एंट्री की, राइट है, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं जी, और एक मनोज कुश जी सामने बैठे हैं, तो कैसे ये अंदाजा लगाया जाए कि ये आदमी केस जीत जाएगा? और मनोज कुश जी इतना इजीली उस बात को घुमा सकते हैं, इतना उनका एक्सपीरियंस है, तो कैसे न्याय वो इक्विवेलेंट होगा? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और मैं इसको बहुत तरीके से इसका आंसर करके दिखाऊंगा आपको। जी, जी। देखो क्या होता है, जब भी कोई बंदा पढ़ के आता है, यहाँ पढ़ना और कढ़ना दोनों मैटर करते हैं। ठीक है। आप एक बार पढ़ के आए, पढ़ाई और जो ये कढ़ने वाली बात है, जो प्रैक्टिस है, वो दोनों एस्पेक्ट ही अलग अलग है। आप क्यों पूछते हो, जाके ये पूछते हो जी कितने साल का आपका तजुर्बा हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, क्यों पूछते हो?
वो तजुर्बा पूछने का लॉजिक ये है कि उस जो एडवोकेट से आप पूछ रहे हो उसका ये कि उसके केस लड़ने का कितना एक्सपीरियंस है, कि एक टाइप के केस। अब मैं आपसे ही लेके चलता हूँ, छोटी सी बात करता हूँ। जब आप स्टार्टिंग में पहले दिन इंटरव्यू लेने आए थे, कभी भी आपने स्टार्ट किया होगा, वो कॉन्फिडेंस और आज वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? आपके तजुर्बे को, आपके एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करता है। अब ये बताओ, जो लड़का फ्रेशर एडवोकेट बन के आया है, तो उसके तो ये इतने बड़े बाल हो रहे हैं, दौड़े हो गए ना, तो वो किस में कहते हैं ना, मैंने धूप में दौड़े बाल नहीं किए, व्हाइट नहीं किए, वो तजुर्बे से। अब चीज आती है इसमें, लॉ में भी बहुत अलग कंसेप्ट है, क्यों जितने प्रोफेशनल है, लाइक एडवोकेट है, आपका सीए है, उसके बाद में डॉक्टर्स आते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, ये दे आर प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल हमेशा क्या चीज है, नंबर ऑफ केसेस जितने हाथों में से निकालेगा, अब डॉक्टर जितने ऑपरेशन करेगा उतना ही उसका हाथ साफ होता जाएगा। अब आंख बंद करके पता है इसको ये पार्ट्स यहाँ, ये सारी चीजें क्या है, नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से, नंबर ऑफ ऑपरेशन जितने करेगा उतने हिसाब से उसका हाथ साफ होता जाएगा। ऐसे एडवोकेट होता है। जब भी हमारे पास कोई एक सिमिलर काइंड ऑफ केसेस आते हैं, तो हम उसको अगर 10, 15, 20, 50 केसेस में से हम निकल जाते हैं कि एक टाइप के केसेस, तो एक फॉर्मेट हमारे को एक पैटर्न पता चल जाता है, उसी पैटर्न के हिसाब से हम आगे केसेस लड़ते हैं, और हमें उसी हिसाब से हम पढ़ाई भी करते हैं। जैसे कोई कंसेप्ट आया, छोटी सी एग्जांपल लेके चलता हूं कि हमारे पास पहले कोई ऐसा मर्डर केस आया और उसमें ये चीज था, वेपन जो यूज हुआ था वो किस हिसाब से यूज हुआ, उसकी कैसे रिकवरी हुई, तो इस टाइप की अथॉरिटी हमने पढ़ी होगी। फिर हमने देखा कि अपेक्स कोर्ट, हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उसने एक्यूज को कैसे बरी किया इस रिकवरी के हिसाब से, उसका हवाला देते हुए जब हम कोई भी हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम पूछते हैं कि आपकी वेपन कैसे रिकवर हुई, उसी हिसाब से हम जो सुप्रीम कोर्ट के हवाला देते हुए जब गवाह आएगा ना, उससे हम क्वेश्चन पूछेंगे, और उसी क्वेश्चन का हवाला देते हुए हम क्या कर सकते हैं, बरी करवा सकते हैं। नया बच्चा आएगा तो उसने सिर्फ किताबें पढ़ के आया है, लेकिन जो तजुर्बा है उससे पूछने का तरीका, कि अगर ये देखो क्या होता है, जैसे हम जब भी जिरह करते हैं ना, जिरह दो धारी तलवार होती है, हमारे ऊपर भी लग सकती है और क्या होता है, अगले पार्टी के ऊपर भी लग सकती है। अब डिपेंड करता है कि आपने तलवार कैसे चलानी है जिरह, तो ये किससे आएगी, तजुर्बे से आएगी। अब इसमें एक चीज ऐड करता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग, न्याय तो नहीं मिल पाया, क्यों नहीं मिल पाया, तजुर्बा बड़ा चीज नहीं। देखो बेसिकली अब थिंक क्या है, सोचने की चीज क्या है, कि यहाँ एक बहुत अच्छा कंसेप्ट ऐड करूंगा मैं। जब भी कोई लेटेस्ट जो फ्रेशर एडवोकेट आता है जी, वकालत बहुत ही गजब का अच्छा प्रोफेशन माना जाता है, नोबल प्रोफेशन माना जाता है। जैसे एक नया एडवोकेट आता है, वो एक केस को 10 बार पढ़ेगा, 10 बार पढ़ने के बाद में जब भी हम कोई नई चीज पढ़ते हैं, नई चीजें उस केस से निकलती हैं, माइंड उस उतनी ही डायरेक्शन में हमारा घूमता है, कि यार सपोज कोई केस लेके चले हम, कि भाई उस बंदे ने चाकू ऐसे लिया, ऐसे मारा, तो एक बार पढ़ा, ऐसे मारा, वो तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब हमारा माइंड क्या चीज है, उतने मल्टीपल टाइम्स घूमता है, उसके हिसाब से हमारे कंसेप्ट निकलते हैं। एक नया एडवोकेट अगर 10 बार केस पढ़ता है, और एक बीच का एडवोकेट अगर उसी केस को 4 बार पढ़ता है, और एक लेट जो बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड एक बार पढ़ता है, तो जो 10 बार केस पढ़ा हुआ है ना, वो भारी पड़ता है। आप इस चीज को ही मान के चलो, आप जितनी बार ज्यादा पढ़ोगे ना चीजों को, उतने ही कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं। लेकिन सर हमें ये लगता है, कहां पर तो एक जो 4 साल करके वकालत वो एंट्री की है, वो फर्स्ट टाइम आया, जज साहब सामने बैठे हैं, एक्यूज्ड ऐसे बैठे हैं, वो एक हल्का हल्का सा फोबिया, हेजिटेशन रहता है, हेजिटेशन। एक आपकी एंट्री है, और जाते ही वो खुद वहां पर डिप्रेस नहीं महसूस करेगा। वो डिपेंड करता है, हर बंदे की पर्सनैलिटी होती है। कोई बंदा उसी चीज को, क्या चीज है, जब इंफीरियरिटी कंप्लेक्शन आ जाता है किसी के अंदर, कोई सुपीरियर समझता है, और कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो आदमी को सुपीरियरिटी देता है। आपके साथ तो 4-4 वकील जाएंगे, आपके हाथ में फाइल होगी, फाइल भी कोई और पकड़ेगा, पेन भी आपको कोई और पकड़ेगा, हेयर स्टाइल और आपका जो कॉस्ट्यूम डिजाइन और आपका जो एटीट्यूड है, बंदा वहां पे दब नहीं जाएगा। देखो वो डिपेंड करता है कि नेक्स्ट बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है। यहां तक बात है, देखो आपकी हर चीज नोट होती है, किसी भी प्रैक्टिस में जाते हो, आपकी वेशभूषा से लेके, आपकी टाइमिंग से लेके, आपको कपड़े पहनने से लेके, आपके पेन पकड़ने का स्टाइल है, आपके कैरी करने का, जैसे आपका हर चीज में एक नंबर मिलते हैं। जैसे 100 नंबर होते हैं ना, हम एग्जाम देते हैं ना, तो एक हैंड राइटिंग के 5 नंबर हो गए, जैसे ठीक है, कोई कटिंग नहीं कर रखी है, अथॉरिटी लिख रखी है, ये सारी एक एक नंबर करके 100 बनते हैं ना। ऐसे ही एडवोकेट होता है या कोई प्रोफेशनल होता है, तो उसकी एक पर्सनैलिटी होती है। आपने टाइम पे जा रहे हो, वो भी एक नंबर देता है। जज साहब के सामने आप टाइम पे 10 बजे बुलाया, तो आप 10 बजे 5 मिनट पहले पहुंच गए, इट मींस यू आर डिसिप्लिन्ड, यू आर सिंसियर। दूसरी चीज क्या चीज है, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट आपने कैरी कर रखे हैं। तीसरी चीज आपकी पर्सनैलिटी जो है, वो आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या है। कई ऐसे एडवोकेट्स होते हैं, या मैं कमेंट नहीं कर रहा, भी माइंड मत करना, या कोई भी बंदा है लुक वाइज, उसको शर्ट पहनने का तरीका नहीं होता, बैंड लगाने का नहीं होता, क्या आप कंप्लीट आपकी यूनिफॉर्म जब होगी ना, यूनिफॉर्म आपको डिसिप्लिन बनाती है। टाई बांधते हैं ना, टाई का मतलब नोट से लेके और वो सारी चीजें आपके एक एक नंबर काउंट होते हैं। फिर आपकी रिप्रेजेंटेशन है, आपके केस के फैक्ट्स आपको पता है, लॉ आपको पता है। उसके बाद में आप जब रिप्रेजेंट करोगे ना, रिप्रेजेंटेशन स्किल्स होती है सबकी, वो टाइम टू टाइम क्या है, इंप्रूव होती है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस के अंदर आएंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ केसेस हम लड़ेंगे, वैसे ही हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो क्या चीज होती है, इनहांस होती है। और इनहांसमेंट से ही क्या चीज होती है, हर बंदे की पर्सनैलिटी बनती है। अब के आपको केएसए का एक बड़ा कंसेप्ट होता है, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड।
जब भी कोई एडवोकेट अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है या कोई भी प्रोफेशनल होता है, आपकी लाइन के लिए भी यूजफुल है ये। केएस से बोलते हैं इसे, के फॉर नॉलेज। आपकी नॉलेज क्या है? नॉलेज आपकी फैक्चुअल नॉलेज भी हो सकती है, पर्टिकुलर केस की अलग हो सकती है कि उसने मारा, ये बंदे थे, सारी एक हिस्ट्री है, वो फैक्ट्स हैं। फिर होते लॉ क्या कहता है इसके ऊपर, लॉ की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है जी। फिर क्या कहते हैं इसके अंदर सोशल एस्पेक्ट क्या कहती है, ये भी नॉलेज का पार्ट होता है। दूसरी चीज क्या आती है, पहला के हो गया नॉलेज। आपको भी जब आप इंटरव्यू कर रहे हो, अगर नॉलेज नहीं होगी लॉ की, आप कोर्ट के बारे में ना पता होता, आप क्या पूछ लेते मेरे से? नहीं, नॉलेज मैटर करती है ना। फिर होती है नॉलेज के बाद में होती है स्किल। स्किल क्या है? स्किल के अंदर सारी चीजें आ गई, आपकी रिप्रेजेंटेशन है, बैठे कैसे हो, अगर मैं ये ऐसे बैठा होता तो वो भी क्या है, एक स्किल का पार्ट है। आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, मतलब ये सारी चीज स्किल का पार्ट है। आपका वे ऑफ जैसे वीरिंग का है, वो सारे स्किल के पार्ट होते हैं। अब तीसरा जो है एटीट्यूड। अब एटीट्यूड, किसी बंदों में एटीट्यूड, बेचारे में नॉलेज होती है, स्किल होते हैं, लेकिन एटीट्यूड नहीं होता। जो आपने भी बताया ना, चलने का है, बैठने का है, वो सारी चीज किसका पार्ट होती है? एटीट्यूड। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट में आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड का बार-बार चुटकी बजा के उसको प्रेशराइज भी करना होता है। ये तो जस्ट क्या है कि भी ये भी आपको क्या करता है, देखो हम जब भी, देखो हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेते हैं या बच्चों को सिखाते हैं, जो आपका तेज बोलना आपको कंप्लीटली आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। आप चीज को फोर्सफुली रखना, वो भी आपके कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है। आई कांटेक्ट करके आप मेरे से बात कर रहे हैं, ये भी कॉन्फिडेंस को बताता है। आप आंखों में आंख डाल के अगर बातें करें, इट मींस क्या चीज है, ये बात सत्य है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज, आपके जेस्चर्स, आप बोल रहे हो तो आप उंगली अगर अप का कर रहे हो तो अप का साइन होना चाहिए, डाउन का नहीं है ना। दीज आर जेस्चर्स जैसे होते हैं ना, वो चीज मैटर करती है। तो ये सारे पार्ट आते हैं एटीट्यूड के। तो कोई भी प्रोफेशनल जब भी कोई काम शुरू करता है, तो मेरे हिसाब से नए एडवोकेट्स के लिए लगा लो, नए प्रोफेशनल के लिए लगा लो, ये केएस से बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी। ओके, तो भाई अभी तो आपको लग रहा है ऐसा कोई सवाल नहीं, सवाल अब आ रहे हैं धीरे धीरे। मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ, शायद मुझे चढ़ा के कि भी एडवोकेट है, एडवोकेट, और फिर मेरे से क्या चीज निकलवाने नहीं सर, मैं कई बार आपको देखता हूँ हिसार में, जब आप चलते हैं जज साहब के पास जाते हैं, आप टॉप फ्लोर से नीचे जाते हैं, आपके साथ 7-8 एडवोकेट होते हैं, और आप चलते हैं तो लोग दाएं बाएं से देखते हैं, अच्छा ये जा रहा, वही जा रहा है। मैं देखता हूँ, नोट करता हूँ बहुत सारी चीजें। तो जब आप जज साहब के सामने बैठे हैं, खड़े हैं सॉरी, और आप उनसे बात कर रहे हैं, आपका मुवक्किल सामने खड़ा है, आपके अब जो गवाह हैं वो आपके सामने खड़े हैं, आपने सवाल जवाब करना है, कभी ऐसी स्थिति आई कि यार वहां पे 3-4 गवाह थे, सबकी बातें भी मैच नहीं हो रही थी, सब कुछ आपको बड़ा इजी लग रहा था कि भाई हाँ केस हमारे पक्ष में है, क्योंकि गवाह की बात ही एक नहीं थी, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, आपके दिमाग में था हाँ हम ये केस जीत चुके हैं, क्योंकि गवाह ही नहीं मैच हो रहे थे, पक्ष भी आपके ही सारे, सबूत भी आपके ही पक्ष में थे, और जज साहब ने कह दिया ना ही इज नॉट गिल्टी, इसको फ्री कर दिया जाए, और आपको शॉक्ड हुआ, ये क्या हुआ? कभी ऐसा होता है आपके सामने? आपको ये ऐसा रियलाइज होता है यार ये जज तो बिक गया, सॉरी टू से, पर ऐसा चर्चाएं होती है तो पूछ रहा हूं। देखो आपने ऐसा क्वेश्चन है, कंट्रोवर्शियल है, तो सबसे पहले मैं आंसर देने से पहले माफी मांगूंगा अगर किसी की भावनाओं को आ तो, या किसी को, हम इंडियन जुडिशियल सिस्टम के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे, क्योंकि हर वो शख्स जहां हर जगह से हार जाता है, वो अपनी सारी चीजें छोड़ देता है, उम्मीदें छोड़ देता है, वो लास्ट में आके क्या करता है, कोर्ट का, न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। क्योंकि जब कोई दो बंदों के बीच में डिस्प्यूट होता है तो एक ये कॉन्फिडेंस से कह चला आई विल सी यू इन कोर्ट, यस कोर्ट में देखूंगा, कोर्ट में देख लूंगा, तो वो एक कोर्ट में देखना एक उसकी आस्था को रिफ्लेक्ट करता है कि भाई उसकी कोर्ट के लिए, न्यायालय के लिए न्याय की उम्मीद की एक आस्था है, उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। अब ये चीज है कि हम भी एक एज एन एडवोकेट होने के नाते और एक अच्छा सिटीजन होने के नाते, इंडियन सिटीजन होने के नाते, मैं भी कानून की मर्यादा को देखते हुए और कानून में बहुत आस्था रखता हूं, और हर इंडियंस को, जो भी नागरिक है, भारतीय नागरिक है, उसको भी भारतीय न्यायपालिका के ऊपर प्रॉपर आस्था रखनी चाहिए, निष्ठा रखनी चाहिए, क्योंकि तभी जाके हम अपने आप को ठीक करेंगे, तभी जाके दूसरों को ठीक कर पाएंगे। अब आपके क्वेश्चन का आंसर पे आते हैं जी। तो देखो ऐसा बहुत बार होता है, हमारे साथ नहीं, बहुत सारे एडवोकेट्स के साथ भी होता है, जब भी हम कोई केस लड़ते हैं या उसको डिफेंड करते हैं या उसको प्रोसिक्यूशन की तरफ से होते हैं, तो वो दो पार्ट्स होते हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में जो किया कि भी जब गवाह, 2 गवाह 3 गवाह अपनी बातों से अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है, उसको हम एक टेक्निकल लैंग्वेज में, जैसे एविडेंस एक्ट होता है हमारा, जिसमें साक्ष्य अधिनियम आपने पढ़ा है, जिसमें एविडेंस जैसे बोलते हैं कि तेरे ऊपर प्रूफ के तरह एविडेंस बोलते हैं ना हमेशा, तो वो उसके अंदर एक स्पेशली एक वर्ड यूज किया जाता है, उसके अंदर कोरोबरेशन होता है। क्या बोलते हैं? कोरोबरेशन में कोरोबरेट करना, कोऑर्डिनेट करना, कि भी कोरोबरेट, मैं भी वही बात करूं, आप भी वही बात करें, दिस इज कोरोबरेशन।
जो कोरोबरेशन ही टूट जाए कि भी आपने कुछ कहा उसने कुछ कहा, तो जहां कोरोबरेशन नहीं मिलता, दोनों के कोरोबरेट नहीं होती बातें मैच ना करना, उसको हम क्या कहते हैं, कोरोबरेशन कहते हैं। तो इस टाइप की जब सीक्वेंस आती है तो ऑनरेबल कोर्ट का क्या व्यू होना चाहिए, उसमें ये रहता है कि जब दोनों बातें अलग अलग आ रही हैं और वो चीजें प्रूव नहीं हो रही, जहां कोरोबरेशन नहीं होता, बातों का मैच नहीं होता, तो वो बात इट मींस वो मान्यता झूठी है। एक बंदे ने कहा, छोटी ही बात करके चलते हैं, उसने कहा कि भाई कोई रिश्वत लेने वाला आया कि भाई इसने जब रिश्वत ली, हम उनके ऑफिस के चेयर के ऊपर बैठा था। दूसरा का नहीं सर, ये तो गेट के बाहर इसने रिश्वत ले ली थी। तीसरा जो बंदा आता जी गाड़ी में रिश्वत दी, तो बातें क्या होगी, वो तीनों अलग अलग होगी। हाँ, कोई चौथा भी कहते मैंने घर पे ही दी थी। हाँ, कन्फ्रंटेशन आ गई, उन बातों में क्या चीज हो गया, मिसमैच हो गया, मिसमैच। तो कोरोबरेशन नहीं हुई, कोरोबरेट नहीं हुई बातें। जब कोरोबरेशन नहीं है तो ये ऑनरेबल कोर्ट की ड्यूटी बनती है। और मैक्सिमम केसेस में क्या कहते हैं, जब कोरोबरेशन मिसिंग होता है तो वो बेनिफिट किसके फेवर में जाता है, एक्यूज के फेवर में जाता है, कि गवाह एक लाइन पे बात नहीं कह रहा, किसी जगह पे कोर्ट दूसरा गवाह दूसरी जगह बात कर रहा है, तीसरा गवाह दूसरी जगह बात कर रहा है। इट मींस क्या चीज है, कोरोबरेट नहीं हो रही, बातें मैच नहीं हो रही है। जब मैच नहीं होती तो क्या चीज है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने देखना पड़ेगा, देखना चाहिए भी कि भी हाँ इसकी बातें मैच नहीं हो रही, तो ये बेनिफिट किसको मिलना चाहिए, एक्यूज को। और हमारा इंडियन कानून भी क्या कहता है कि 1000 लोग निर्दोष और ना बेगुनाह छूट जाएं, लेकिन कोई बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, एक बेगुनाह सजा ना काटे, ये हमारा कानून कहता है। इट मींस 100 दोषियों को छोड़ा जा सकता है, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। हाँ। ये हमारा कानून कहता है। और रही बात, जितना भी बेनिफिट्स जाता है वो डाउट ऑफ बेनिफिट, कहीं पे डाउट आ गया कि ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट की बात आ जाएगी, जहां पे संदेह आ जाए तो वो सारा बेनिफिट किसको मिलेगा, क्यूज को मिलता है। ये हमारा इंडियन कानून कहता है। और आपने बड़ा एक क्वेश्चन पूछा था जो मेरे बिल्कुल टच किया, जो कि भाई हाँ कि भी बहुत बार ऐसा लगता है कि भी ये चीजें मेरे फेवर में थी, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने क्या चीज है, मेरे इसको टेक्निकली फेवर में थी, बट मेरे फेवर में नहीं दी। होता है डिससैटिस्फैक्शन होता है, कोई भी एडवोकेट होता है या क्लाइंट भी होता है, उसको पता है कि यार सच में देखो, आप देखेंगे कि बहुत सारे कानून ऐसे हैं हमारे, और ऐसे एक्यूज भी हैं, ऐसे अपने जो क्लाइंट की बात करूं, झूठे केसेस भी बहुत होते हैं। झूठे केसेस भी हमारे, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, सारे तो सच्चे ही होते नहीं। अब जिस बंदे को सच में, जो एक बेगुनाह वाली बात है ना, कि भी एक बेगुनाह को अगर सजा हो जाए ना, तो वो आस्था खो देता है उस कानून से कि यार मेरे साथ गलत किया, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे को। अब चीज है, कई बार क्या होता है कि भी सजा क्या हुआ कि किसी को पता था इसने मर्डर किया है, और वो गवाही भी देगा सब कुछ, और फिर भी वो बरी हो जाएगा ना, तो नेचुरली चाहे तो वो जो बेचारे का जिसके लिए न्याय नहीं मिला, या तो वो बदमाश बनेगा, या क्या चीज करेगा, रिवेंज लेगा सीधे तरीके से। लेकिन मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, हमारे पास भी आती है, हम नहीं सेटिस्फाई होते जज के जजमेंट से, नहीं है भाई हमें नहीं अच्छा लगा, कि मुझे लग रहा था कि ये चीजें बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन क्या चीज ने हमारे फेवर में नहीं दिया, तो हमारे कानून ने हमारे को रेमेडी दी है, हमारे को क्या चीज है, इसके अगेंस्ट में जाने के अपील के राइट्स दिए हैं। तो अपील करो ना उसकी, आप क्यों क्रिमिनल बन रहे हो? जो भी सपोज दैट कोई बंदा ऐसा हो गया जिसको बेगुनाह को क्या चीज है, गरीब आदमी कहाँ वकील करेगा सर यार? जब अब ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि अब कोई हिसार में है, हिसार की कोर्ट में ऑटो में जाना उसके लिए मुश्किल है, अब चंडीगढ़ कैसे जाएगा कोर्ट में? उसके लिए भी मैं आपके आऊंगा इसी क्वेश्चन पे। जी। तो सबसे पहले तो मैं उसको खत्म करता हूँ क्वेश्चन, फिर आपके इस क्वेश्चन के आंसर पे आऊंगा। ठीक है। पहले क्या है कि भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, मैं भी नहीं होता बहुत सारे, क्योंकि सारे केसेस सारे नहीं जीतते, तो उसके लिए अपील का प्रोविजन होता है। आप अपर जो कोर्ट होता है उसके अंदर जाके अपनी अपील डाल सकते हैं कि इस जजमेंट से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, अप टू सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट तक भी आप अपील कर सकते हो। आप एक अगर यहाँ से हार गए, आप हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो आपके पास में सारी रेमेडी अवेलेबल है। और ऐसे मैं ज्यादा नहीं कहता, इतने केसेस में ऐसा होता है कि नीचे वाले जज ने, जो ऑनरेबल जज ने दे दिया, कोर्ट ने जजमेंट हम किसी के अगेंस्ट में दे दिया, ऊपर जाके फेवर में हो जाता है, वही आगे जाके फेवर में भी हो सकता है, अगेंस्ट भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये सारी रेमेडी हमारे पास अवेलेबल है और अवेल करते हैं, हमारा राइट है, हम उसको अवेल करेंगे। और ऐसे ही क्लाइंट को हम क्या चीज है बताएंगे कि भाई हाँ, आपके पास, आप इससे आप अपने आप को हरास मत करो, आप इससे क्या डिसअपॉइंट मत हो, आपके पास अपर कोर्ट के अंदर 20 का अपील का प्रोविजन है। कई बार चर्चाएं सर ऐसी भी होती हैं कि लोकल कोर्ट में एक वकील 5,000 रुपए में लड़ेगा, हाई कोर्ट में 50,000 में केस जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते कई बार सुनने में आता है 5 लाख रुपए एक हियरिंग के। बिल्कुल होता होगा सर, और कई नंबर पड़े ना भी पड़े, उसने तो लेना चार्ज। वो देखो क्या होता है, कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने आपको एडमिट किया, और फीस लेने के बाद में उसने क्या चीज, उसने गारंटी थोड़ी दे दी कि आपको आपका बंदा क्या चीज है मैं ठीक करके जाऊंगा। बहुत सारी कैसी कैजुअलिटी भी होती है वहां पे, क्या चीज है, आदमी भी जाते हैं, तो वापिस फीस थोड़ी मांग लोगे यार। ऐसे ही क्या चीज है, एडवोकेट अपना क्या चीज रोल प्ले करता है, जो आपका काम कहा उसने किया। अब डिपेंड करता है, आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी किस्मत के ऊपर, लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका केस किस स्टेज के ऊपर है। एक तो हारेगा, एक जीतेगा डेफिनेटली, ये तो है ही। अब एक क्वेश्चन आपका रहेगा, तो उसका आंसर पे आता हूँ कि जहां तक किसी की कैपेसिटी नहीं होती पैसा की, तो उसके लिए हमारे पास है ना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज है हमारे पास में। आप
किसी भी कोर्ट के अंदर जाएंगे, अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही तो आपको फ्री में एडवोकेट दिया जाता है, जिसको हम फ्री लीगल हेल्प, जो लीगल एड होती है ना, वो दी जाती है। उसके अंदर आपको इनकम दिखानी है कि भी मेरी कैपेसिटी नहीं है, चाहे नीचे का कोर्ट हो, अप टू सुप्रीम कोर्ट तक, अपेक्स कोर्ट तक आपको इस सर्विस का फायदा उठा सकते हो। विधिक सहायता जिसे कहते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। जब आपको लगता है ना कि भी मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करी और मुझे न्याय चाहिए, तो आप यहाँ पे जैसे सीजीएम होता है, हमारे ऑनरेबल सीजीएम, उसको आप एप्लीकेशन देंगे। स्पेशली हर जगह पे क्या चीज है, आप नीचे देखेंगे तो लोअर कोर्ट के अंदर यहाँ पे वो है विधिक प्राधिकरण बना हुआ है, लीगल एड, और फिर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तीनों स्टेजेस के ऊपर क्या चीज है, ये सारी फैसिलिटीज हैं। तो आप उसको अवेल करके वहां से एडवोकेट फ्री ऑफ कॉस्ट लेके अपने केस को आप डिफेंड कर सकते हैं। ओके, तो भाई ये बहुत सारी बातें हैं, इस तरीके से चर्चा करते रहेंगे हम, करते रहेंगे, लेकिन मेरा फिर से एक वो सवाल रह गया जी। आपको लगा आप केस जीत जाएंगे, लेकिन गवाह भी सबकी बातें मैच नहीं कर पाई और आपको लगा ये गलत हुआ। अब सवाल यहाँ से थोड़ा सा बदल रहा हूं मैं। ठीक है। आपको लगा यहाँ पे जज साहब की तरफ से कोई गलती हुई, यही मान लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई, तो क्या आप जज साहब को भी कोर्ट में ले जा सकते हैं, उनके खिलाफ भी कोई कंप्लेंट कर सकते हैं? ऐसा कोई राइट होता है आपके पास? ये मामला मेरे को तब ध्यान में आया जब एक दिल्ली के जज को सस्पेंड कर दिया गया, एक बड़ा सारा मामला हुआ, मीडिया में बहुत चला, उनके पास कुछ गबन का पैसा पाया गया था। तो यहाँ पे उस चर्चा में भी आप जज साहब को ये कह सकते हो, आई विल सी इन बड़ी कोर्ट। देखो ये उनकी कंप्लेंट ऐसा मेंशन, ये तीन चीजें हो गई आपकी, तीन क्वेश्चन अलग अलग हो गए जी। पहला जहां तक थे, आप मेरे से पता नहीं क्या कहलवाना चाह रहे हैं, मुझे पता है जो चीज चाह रहे हैं, लेकिन हम पता है क्या चीज मर्यादा में है, अपनी मर्यादा कभी नहीं खोनी चाहिए, कोई भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि भी जब आपको लगता है कि भी आपके फेवर में आना चाहिए, तो जज साहब ने गलत कहा किया इस चीज को, देखो वो उसकी पावर है, जो कुर्सी की पावर है, वो उसको एक्सरसाइज करेंगे। अब चीज है कि भी आपको नहीं लग रहा कि भी ये चीजें हैं, उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करेंगे, जिसको ग्राउंड ऑफ अपील बोलते हैं ना, उन सारे पॉइंट्स को आप हाईलाइट करेंगे कि जी ये पॉइंट मेरे फेवर का था, इस चीज को ऐसे इंटरप्रेट किया गया, मतलब जज साहब ने, ऑनरेबल कोर्ट ने, उस पॉइंट के हिसाब से। देखो क्या है, जब नंबर ऑफ केसेस में ऐसी कैजुअलिटीज आती हैं, देखो हर बंदा जो होता है अकाउंटेबल होता है किसी चीज के लिए। आपकी भी, आप जब मीडिया के अंदर, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है कि भी आप कोई गलत चीज बार बार करोगे तो नेचुरली आपके ऊपर अटैक आएगा। ऐसे ही सेम चीज अगर एडवोकेट होता है, एडवोकेट भी कोई गलती करेगा तो वो भी क्या अकाउंटेबल है अपनी जॉब के लिए। ऐसे ही कोई भी, देखो क्या, ऑनरेबल कोर्ट भी एक पब्लिक सर्वेंट है जो कि क्या चीज है, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा होता है। अगर नेग्लिजेंसी, एक जानबूझ के कोई चीजों को करना, वो भी चीज है, एक गलत है, जिसके लिए भी स्पेशली इनके एक्ट बना हुआ है सर, उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, कार्रवाई आप कंप्लेंट आगे डाल सकते हो, जज को लेके भी डाल सकते हैं, किसी के लिए भी। तो क्या रिजल्ट रहता है? कभी आपने कभी कंप्लेंट की किसी जज की? देखो ये चीज, बार बेंच का एक अच्छा रिलेशन होता है, बार और बेंच। बार किसे बोलते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं उसको बार बोला जाता है। बेंच किसे कहते हैं, जो जजेज का ग्रुप होता है, ठीक है। अब बार और बेंच जो होता है वो ऐसा होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी एक अच्छा जस्टिस हम किसी को डिलीवर कर पाएंगे। ठीक बात है। तो सबसे बड़ी चीज है, हम दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। अगर हम ही एक दूसरे के साथ टांग खिंचाई में लग जाएंगे, बार और बेंच, तो डेफिनेटली अब कहाँ किसी एक जनता कहाँ न्याय की हमारे से उम्मीद करेगी। तो हमारी, देखो मेरा आज तक का रहा कि हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के खिलाफ कभी भी हम नहीं जाते, बार बेंच के अंदर कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। लेकिन अगर कोई गलत करता है तो डेफिनेटली मैं नहीं, किसी ने भी क्या चीज। आपने कभी आज तक किसी जज के पीछे लगे हैं आप? नहीं, उनकी कभी कंप्लेंट की हो? देखो हम, अगर आपको लगता है भाई हाँ ये गलत हुआ, तो आप, अगर आपने कभी की है किसी की? मैं सिर्फ आपसे ही पूछ रहा हूँ। मैंने इंडिविजुअल कोई कंप्लेंट नहीं डाली कभी, किसी बाय नेम किसी का नहीं किया। लेकिन क्या होता है, सबसे पर्सनली तो क्या होना चाहिए, अगर आप दोनों का कुछ ऐसा लग रहा है, कई बार देखो क्या होता है, मैं प्लीज डोंट माइंड दोबारा से, कई बार नोक झोंक हो जाती है, और वो नोक झोंक को क्या चीज है, वहीं पे डिसोल्व कर लो ना चीजों को, तो सबसे अच्छा रहता है, उसको दिल में मत लेके जाओ। अब चीजें हैं, जब आगे रिप्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आता है, बहुत बार होता है, लेकिन हम चीज करते हैं, ऑनरेबल कोर्ट को हम एक न्याय का मंदिर मानते हैं, वहीं पे अपनी चीजों को रिजोल्व करके आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, हमारे साथ भी होता है, किया हमने भी ऐसे, लेकिन क्या है कि उसको साथ नहीं लेके चलते। अगर साथ लेके चलेंगे तो हमारे भी माइंड में गड़बड़ जाएगी, और कहीं ना कहीं क्या चीज है दूसरी, जहां तक बात ऑनरेबल कोर्ट का, उनके माइंड में भी एक सेट हो जाता है कि ये तो एडवोकेट ऐसे ही पंगे लेने वाला है, या वो चीज है, नहीं करना चाहिए। और मेरी भी ये सब अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली फेयरली निभाएंगे तो तब जाके क्या चीज, हम एक अच्छा न्याय डिलीवर कर पाएंगे जनता को, और एक एग्जांपल सेट कर पाएंगे कि भी एडवोकेट भी अपना अच्छा रोल प्ले करे और अच्छा तरीके से करे। ऐसे ही क्या कभी हैवी जिरह में आप दो एडवोकेट हैं, गाली गलौज भी हो जाते हैं? ऐसा कभी होता हो? बहुत बार, मतलब देखो मर्यादा होती है कोर्ट की, उस मर्यादा को कभी भी हमने क्या चीज है तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अपना क्लाइंट होता है ना, बात छुपा, क्योंकि अभी कहते बहुत बार होता है, बट देखो क्या मर्यादा है,
मर्यादित अगर भाषा का यूज करेंगे हम, आपने पता है फिल्में बहुत ज्यादा देखी है शायद उन फिल्मों को है ना आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, कभी जोली एलएलबी फर्स्ट वो सारी देख ली शायद आपने। लेकिन मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, अगर कभी ऐसे जोली एलएलबी बनने की कोशिश की ना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग जाएगा, एडवोकेट के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनता है। अच्छा, अगर आपने इसलिए आप सोच सोच के बोल रहे हो। कोर्ट का अपमान करना भी एक गलत बात है, क्योंकि वो एक न्याय का मंदिर है, समझ रहे हो ना, तो इसलिए हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक स्पेशली प्रोविजन है। तो मर्यादित भाषा में आप अपनी बात रखो, आपका राइट है रखने का, कोई आपको मना ही नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है कि टॉम एंड जेरी का रिलेशन होता है, मेरे को जो लगता है पुलिस और एडवोकेट का चोली दामन का साथ है, उसको दामन का साथ है, चोली दामन का साथ है, साथ है, बिल्कुल साथ ही है। अगर पुलिस हमारे को जो चीज बना के देती है उसी पे लड़ते हैं। लेकिन ये लगता है ना कई बार थाने के अंदर तो पुलिस वाला और आप खुला कहते हो मैं देख लूंगा तेरे को कोर्ट में। देखो अपनी जगह कई बार ऐसा लगता है, पता कहते ना हर शेर होता है अपनी जगह पे, तो जंगल में तो हर पता जिसका जो साथ होता है ना, कहते ना अपने एरिया में तो वो भी शेर होता है, ठीक है ना। तो वही चीज है यार, हम कोर्ट के शेर हैं, सीधी तरीके से बात है, क्योंकि सब मामला तो कोर्ट में ही आना है डेफिनेटली, क्योंकि आप सबसे लास्ट, इसलिए आपकी ज्यादा चलती नहीं है। हम कानून को साक्षी मान के हम कानून को प्रॉपरली तरीके से उनको समझाने की कोशिश करते हैं। आप अपनी पावर का मिसयूज ना करें, अगर मिसयूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या चीज, कभी आज तक ऐसी वीडियो आई नहीं कि वकील समझा रहा, वकील तो सीधा कहता है आज ही तो तेरा देख लियो। नहीं वो आज तक ऐसा हुआ नहीं, मैंने देखा नहीं। क्या चीज है वो डिपेंड करता है, जब कैमरा होता है तो कैमरे में तो यही बोला जाता है जी आप अपनी पावर्स को अच्छे तरीके से यूज करोगे तो ठीक रहेगा, लेकिन जब कैमरे के बाहर की बातें होती है तो भाई वही बातें सारे शेर बन जाते हैं। गाड़ी के ऊपर जब एडवोकेट का साइन होता है, जब आपकी चलती है तो चलती है, नहीं वो डिपेंड करता है कि देखो क्या होता है, आदमी जो भी होता है, लाइक आप हो, जब आपको लगेगा ये पावरफुल है बंदा या इसको नॉलेज है, तो वहां नेक्स्ट पर्सन सोच के बोलेगा या गलत करने से पहले सोचेगा। अब एडवोकेट्स के पास क्या होता है, लॉ की नॉलेज होती है, जब नॉलेज होती है तो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं या जो भी बंदा होता है उसको ये पता है, इसको नॉलेज है, प्रोसीजर का पता है, अगर किसी को अरेस्ट कर लिया तो उसको 24 आवर्स में अगर आप कोर्ट के सामने पेश नहीं किया तो डेफिनेटली आपके ऊपर एक्शन करवा सकता है ये। या कोई भी चीज होता है जिसको अरेस्ट करते हैं उसकी अगर आप जनरल पब्लिक को तो पता नहीं होता कि 24 आवर्स के अंदर आपने क्या चीज ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा, तो बहुत बार ऐसा पुलिस ऑफिशियल्स क्या करते हैं, इलीगल कस्टडी में रख लेते हैं, उसके बेचारे को छिताई करते रहते हैं, नॉलेज होती नहीं तो उसके मार पीट के उसको बेचारे को 4-5 दिन इलीगल कस्टडी में रखते हैं। अगर एडवोकेट का है पता इसके साथ गलत करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो जहां तक बात है नॉलेज हर जगह मैटर करती है। आपको भी नॉलेज है ना, तो मैं 5 बार जैसे पूछ रहे हो ना मेरे से, तो मैं सोच समझ के बोलना पड़ेगा कि भी मैं इनके सामने अगर कुछ बोल रहा हूं तो इट मींस इसको नॉलेज है। अब मैं आपको चला नहीं सकता क्योंकि आपको उस चीज की नॉलेज है। ऐसे ही एडवोकेट को अगर कोई चलाना चाहे, अगर उसको नॉलेज है एडवोकेट को, तो एक्ट की तो चला नहीं सकते। तो सारा खेल नॉलेज का यहाँ, और नॉलेज ही आपको क्या चीज करती है, इनहांस करती है और आपको क्या चीज अपग्रेड करती है। तो कहते हैं ना नॉलेज कदे भी बेकार को जा करती। बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, शिक्षा जो ले रहे हो ना ये अपने लिए कर सकते, सारी चीज बटाई जा सकती है, जमीन भी पैसा भी, लेकिन क्या नॉलेज को नहीं बटाया जा सकता, शिक्षा को नहीं। वो यही लॉजिक है। तो एडवोकेट के पास जो शिक्षा होती है, कानून की शिक्षा होती है, उसकी वजह से ही वो क्या होता है, शेर होता है। ना कि क्या चीज है सिर्फ वकील लिख देने से शेर नहीं बन गया, उसको नॉलेज होगी। तो बहुत सारे ऐसे एडवोकेट से बेचारों को नहीं नॉलेज होती तो वो बेचारे हाथ भी जोड़ते हैं। लेकिन जिसको नॉलेज होती है वो हर फील्ड में, चाहे वकील हो, चाहे मास्टर हो, चाहे कोई भी हो, उसको अगर नॉलेज है ना, आप भी हो ना, तो आप अपने क्या चीज खुद के वकील होगा, शेर हो आपके। तो 3 दिन आप हिसार में रहते हो और 3 दिन आप चंडीगढ़ हाई कोर्ट में रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। उसके पीछे देखो क्या होता है कि भाई जब एडवोकेट अपना सर्कल बढ़ाता है ना, जैसे हम क्या नीचे से हम सेटिस्फाई नहीं है, अपील के लिए कहाँ जाएंगे? अगर लोअर कोर्ट ने डिसाइड किया तो सेशन कोर्ट की पावर होती है, सेशन कोर्ट ने जो डिसाइड कर दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट की होती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो डिसाइड कर दिया केस अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। तो एडवोकेट को है ना मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, एडवोकेट को सारी नॉलेज होनी चाहिए कि भी अपील के क्या टाइम्स रहता है, क्या ग्राउंड्स रहते हैं, कितने दिन के अंदर हम फाइल कर सकते हैं, किन किन ग्राउंड्स के ऊपर अपील फाइल कर सकते हैं, ये इसका प्रोसीजर है। तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर क्लाइंट को न्याय दिला सकते हो और एक समाज में एक साफ सुथरी छवि जो एडवोकेट्स की है या न्याय की है वो पेश कर सकते हो। तो मेरा भी कोशिश है, बाकी तो ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है भाई, हम सिंपल अवेयरनेस के लिए हम एक छोटा है वीडियो भाई ने बोला तो हमारे को अच्छा लगा, क्योंकि पब्लिक चाहती है, पब्लिक ये चाहती है बेचारा हर बंदा क्या है, जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था कि भी न्याय की कोशिश तो सब करते हैं कि मेरे को मिल जाए, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते कई किसी का टाइम बेचारा पैर दर्द करने शुरू हो जाते हैं, कोई सोचता है टाइम इतना कंज्यूम हो गया यार मेरे को छोड़ दो, बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। जैसे होता है मंजिल तक पहुंचने वाले कम होते हैं, स्टार्ट तो सब करते हैं। तो ऐसा ही क्या चीज है, केस तो स्टार्ट सब करना चाहते हैं कि मैं ये कर दूं वो कर दूं, लेकिन जो लास्ट तक पहुंचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो ये जो वीडियो है हमारा वार्तालाप है वो सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए है। हम ये बताना चाहते हैं कि भी आप अपने आप को कमजोर ना समझें, आप अगर जिस मुहिम के लिए चले हैं आपने स्टेप ले लिया तो आखिरी तक जाए आप जी। तो हमारे साथ मनोज कुछ जी और भाई यूं ना सोचियो कि सिंपल लाग रहे हैं, 7-8 तो एमए भी हैं, अलग अलग टॉपिक पे हैं
और मेरे ख्याल से इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी शायद कोई हो, वैसे तो होंगे लेकिन शायद ही कोई हो। तो आपने कोई समस्या हो तो वकील साहब से कांटेक्ट करें, नंबर कहेंगे तो मैं मेंशन कर दूंगा, क्यों नहीं भाई, एडवर्टाइजमेंट नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ क्या सलाह ले सकते हैं। कोई हम केस एक्वायर के लिए ऐसा कुछ नहीं आपको कोई हमारा ऐसा कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं कर रहे। आप सिर्फ फोन पे अगर आपने कोई जानकारी लेनी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन सच में शानदार चीज है हमारे मनोज कुरैशी जी। फिलहाल ये वीडियो इतनी आपने कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।